हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जय माता दी लर्निंग प्रोग्राम। आप सबका स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम क्लास 10 की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सिलेबस के बारे में देख लें, कक्षा 10 के सिलेबस। तो कक्षा 10 में जो विज्ञान की है किताब सिर्फ एक ही है, उसे और उसी के 3 पार्ट होते हैं। कक्षा 10 के जो बच्चे हैं वो केवल विज्ञान की एक किताब पढ़ते हैं जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट फिजिक्स, सेकंड पार्ट केमिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट बायोलॉजी। और इनके क्लास में जो है एग्जाम जो होता है वो 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है टोटल, जिसमें से 70 मार्क्स इनके रिटन 70 मार्क्स होते हैं वो रिटन होते हैं, और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के। आप लोगों के 3 प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें से 10 मार्क का हमारे के तीनों प्रैक्टिकल होते हैं। फिजिक्स, तो हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। फिजिक्स हम आपको पढ़ाएंगे विज्ञान, जिसमें से 25 नंबर की आपकी फिजिक्स होती है, 20 नंबर की केमिस्ट्री होती है, और 25 नंबर की ही आपकी बायोलॉजी होती है। तो हमें मतलब इनसे नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ इससे है, फिजिक्स से। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। हाई स्कूल में फिजिक्स के 2 पार्ट हो जाते हैं। पहला होता है प्रकाशिकी, दूसरा होता है विद्युत। पहले ये जान लो कि हमें पढ़ना क्या है। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक पढ़ोगे कैसे? जब ये पता चल जाए कि हमें इतना पढ़ना है तब उसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक। प्रकाशिकी जिसे कहते हैं ऑप्टिक्स, और ये विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। दस नंबर आपको ऑप्टिक्स के मिलते हैं, 15 मार्क्स आपको इलेक्ट्रिसिटी के मिलते हैं। टोटल 25 मार्क्स हो गए। ये तो रहा आपका सिलेबस। अब हमें प्रकाशिकी और विद्युत में क्या क्या पढ़ना है ये जानेंगे। तो आपके प्रकाशिकी में आपके 2 चैप्टर, जब से एनसीईआरटी की बुक आ गई, इसमें प्रकाशिकी में 2 चैप्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी 2 चैप्टर हैं। प्रकाशिकी का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और इसका जो दूसरा पार्ट है विद्युत, इसमें भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट है जिसका नाम है विद्युत, दूसरा है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये जो है आपका सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का। पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। आप लोग जान चुके हैं कि आपको क्या पढ़ना है। आपको प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक।
तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम द क्लास स्टार्ट है। लाइट अर्थात प्रकाश है क्या, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है जानते हैं। सबसे पहले मान लो कि ये एक कमरा है जो कि चारों तरफ से लॉक्ड है, बंद है पूरी तरीके से। अगर इसमें आपको कहीं कह दिया खड़े हो जाओ, तो मान लो ये आप हैं, ठीक, और यहाँ पर कोई बल्ब लगा है, ये बल्ब है। अगर बल्ब को ऑन कर दिया जाए, मतलब स्विच ऑन कर दिया जाए, अगर बल्ब जलने लगेगा तो आपको तुरंत आपकी आंखों को संवेदना महसूस होगी, आपकी आंखें संवेदित होंगी और आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ है, जिससे कि आप अपने पास रखी मेज वगैरह जो भी है, मेज है, कुर्सी है, जो भी बुक्स हैं, जो भी होंगे आपके सामान, उन सबको आप आसानी से देख पाओगे। ठीक, तो कैसे देख पाएंगे? प्रकाश के माध्यम से ना। जब प्रकाश आपकी आंखों को संवेदित करेगा तभी आप देख पाएंगे। और दूसरा, आप घरों में पैनल, सोलर पैनल को आप मतलब जो सूर्य से इलेक्ट्रिसिटी बना करके पैनल से, इन्वर्टर से अपने घर में बल्ब जलाते हैं, तो मतलब सूर्य से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग भी करते हैं, अर्थात प्रकाश को हम ऊर्जा के रूप में भी उपयोग करते हैं। भैया जिस तरह सूर्य की ऊर्जा के बारे में, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जिसका हम ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ये तो बड़ी कठिन लग रही है, चलो सरल देखो। अथवा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को, जो हमारी आंखों को संवेदित करके वस्तुओं को, जो हमारी आंखों को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। अर्थात प्रकाश की मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या वस्तु है, क्योंकि जब प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है तो फिर उससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं, वो वस्तु पर पड़ती हैं और उससे हम वस्तु का प्रतिबिंब हमारे ह्यूमन आई के रेटिना में बनता है। ये आप चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन आई वाले में। ठीक, ये तो रहे प्रकाश के बारे में। अब आगे प्रकाश की के गुण, अर्थात क्वालिटी ऑफ लाइट्स, क्वालिटीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, क्वालिटीज ऑफ लाइट। नंबर फर्स्ट, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है, चाहे वो एयर हो या एयर ना हो, पानी हो, जल हो, कांच हो, हीरा हो, डायमंड हो, कुछ भी हो। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देखो जब सन, हमारा जो सूर्य होता है वो बहुत दूर पर है, बहुत दूरी है अर्थ से हमारी। जब इसके रेज आती हैं अर्थ पर तो बीच में देखो स्पेस पड़ता है, अर्थात अंतरिक्ष भी पड़ता है बीच में। अंतरिक्ष है जहां पर वायु भी नहीं हो सकती, वातावरण है, ओजोन मंडल है, क्षोभ मंडल है, कई प्रकार की गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसें भी हमारी वातावरण। फिर भी प्रकाश
सूर्य से इतनी दूर से हमारे पृथ्वी तल तक आ जाता है, अर्थात इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये किसी भी मीडियम में चल सकता है, ठीक, और कोई मीडियम ना भी हो तब भी ये चल सकता है। ये तो रहा प्रकाश की चलने की बात। सेकंड, प्रकाश की जो चाल होती है, और एक बात, प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। मतलब अगर निर्वात है तो उसमें गति दूसरी होगी, अगर कहीं वायु है तो गति दूसरी होगी, अगर पानी में प्रकाश चलेगा तो दूसरी गति से चलेगा, अगर डायमंड में है तो और कुछ दूसरी गति से, कांच में है तो दूसरी गति से। अर्थात ये भी प्रकाश का एक गुण है। तो लिख सकते हैं प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में या अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है, या अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसा माध्यम होगा वैसी चाल होगी। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां पर होती है और सबसे कम कहां पर होती है, तो देखें, सबसे ज्यादा निर्वात में, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। कहां पर होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, निर्वात में, या फिर वायु में कह सकते हैं, अथवा वायु में। और सबसे कम अगर कहा जाए, अगर कोई पूछ ले कि प्रकाश की चाल सबसे कम कहां होती है, तो सबसे कम हीरे में, हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, ठीक। लेकिन प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। ज्यादा तो हम जान गए कि ज्यादा होती है, लेकिन कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। और अगर सबसे कम, अगर ये कह रहा है कि सबसे कम प्रकाश की चाल हीरे में होती है, सबसे कम मतलब लो स्पीड जो होती है वो डायमंड में होती है लाइट की, तो फिर होती है तो कितनी कम होती है? तो डायमंड में होती है प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे अधिक निर्वात में अथवा वायु में, और सबसे कम हीरे में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। इतना नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको रेज कर दूं फिर आगे। अगला देखो गुड, नंबर 3, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसको तो आप लोग याद कर लें, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं ये आपको इंटर में पढ़ाई जाएंगी, ये भी आपको सिर्फ याद करना है। सिर्फ इतना जान लीजिए इनके बारे में कि ये ऐसी तरंगे होते हैं जिन्हें माध्यम कोई इफेक्ट नहीं डालता है, जिन्हें माध्यम कोई इफेक्ट नहीं करता है, या जिन्हें माध्यम प्रभावित नहीं करता। जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो ऐसी तरंगे होती हैं जिन्हें माध्यम प्रभावित नहीं करता है। ये सिर्फ आप इतना जान लीजिए, बाकी आपको डीप नॉलेज इंटर में मिलेगा। सिर्फ ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो हम क्या करें, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ाएंगे। अगला 3 नंबर हो गए, अब 4, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है,
सीधी रेखा में मतलब प्रकाश बिल्कुल सीधा चलता है। इस प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो बिल्कुल सीधी चलती हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती। जैसे कि ये कोई टार्च है, जैसे कि ये कोई टार्च है और इससे रेज निकली, जो रेज ऐसे जाएगी वो ऐसे जाएगी, जो ऐसे है वो ऐसे, मतलब इससे जो रेज निकलती हैं ये एक टार्च है, ठीक। और इससे जो भी रेज निकलेंगी, इससे जितनी भी रेज निकलेंगी वो बिल्कुल सीधी रेखा में जाएंगी। ये तो है नहीं कि ये जाती हुई इस तरह तो नहीं चलेंगी नाचते हुए ना, ये बिल्कुल सीधी रेखा में ही चलेंगी। जो किरण यहां से निकली है वो यहां तक जाती चली जाएगी और यहां से निकली है तो यहां तक जाएगी, जो यहां से है वो यहां तक। मतलब प्रकाश की जो किरणें होंगी वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलेंगी। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, पहले इतना नोट कर लो, फिर एग्जांपल देख लो। नोट हो गया? मान लो ये कोई आदमी है, ठीक। इसने धूप से बचने के लिए अपने हाथों में जो है कि क्या, छाता लगा रखा है, ठीक। छाता लगा रखा है इसने। यहां पर सूर्य है। अब इससे जो किरणें आएंगी सूर्य से, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, आप जब लोग धूप में निकलते हैं तो धूप जिस तरफ सूर्य होता है उसी तरफ छाता लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सूर्य से जो किरणें आती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं और आपके छाते से टकराती हैं। आपके छाते से टकराने के बाद या तो वो छाते में अवशोषित हो जाती हैं, छाता उन्हें अपने अंदर जो छाते पर कपड़ा लगा होता है वो अवशोषित कर लेता है, या फिर वो छाते से टकराकर वापस लौट जाती हैं। ये तो नहीं कि कोई किरण आती है इस तरह और यहां से ऐसे आ जाए, यहां से न जगा पाए तो यहां से ऐसे आ जाए, कुछ और क्या हालचाल है, ऐसा नहीं होता ना। मतलब कि जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में आती हैं, तभी तो आप बचे रहते हैं धूप से। अगर इस तरह ना हो, सीधी रेखा में ना चले तो आप परेशान हो जाएंगे। छाता लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये तो हो गए प्रकाश के गुण, मतलब जो जो क्वालिटियां होती हैं प्रकाश की वो हमने बता दी। अब आगे हम सीखेंगे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या, अब हम ये सीखेंगे। अब हम ये सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो जब कोई प्रकाश किरण, प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, मान लो मेरे हाथ में कोई ग्लास है, शीशा है, ठीक। अगर इसमें मैं टार्च से अगर प्रकाश डालूं इस तरफ से तो इस तरफ, जैसे मान लो ये कोई कांच रखा हुआ है, कांच है, ये मिरर है, कोई शीशा है, इससे तरफ अगर हम यहां से प्रकाश डालें तो इस शीशे से टकरा करके ये इस तरफ लौट जाएगी, इस तरफ ये लौट जाएगी। तो इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये घटना होती है किसी चिकने तल पर, किसी चिकने तल पर या पॉलिश किए हुए तल पर। आप लोगों ने आजमाया होगा, जैसे आप लोग शीशा ले लेते हैं हाथ में और सूर्य के सामने अगर सूर्य का प्रकाश आप शीशे में देखते हैं तो दूसरी तरफ देखते हैं शीशा बन जाता है। जैसे आप, ये सूर्य है, यहाँ पर आप हैं, आपके पास शीशा है, तो इससे जो किरणें आती हैं वो यहां से जाती हैं और इस तरफ कहीं दूर प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक। तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि प्रकाश की कोई किरण जब किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम सीखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसके कुछ नियम से भी होते हैं, रूल्स भी होते हैं। तो परावर्तन के नियम, तो पहले देखो, जब परावर्तन होता है तो इस प्रकार का होता है। ये एक शीशा है, आईना है, जिसके एक तल पर पॉलिश की गई है। पॉलिश जो की जाती है वो पारे की परत से होती है। पारे की परत पहले चढ़ा दी जाती है, उसके बाद कोई पेंट कर दिया जाता है, गहरे रंग का पेंट कर दिया जाता है। मान लो इस पर हमने इस तरफ से किरण डाली, एक प्रकाश की किरण इस तरफ से आ रही है, इस बिंदु से ये परावर्तित होकर इधर जा रही है, यहां पर इस तरफ कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। तो ये जो किरण आई है, ये जो किरण आ रही है, इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये जो जा रही है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये किरण टकराती है दर्पण से, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपतन बिंदु। इसे कहते हैं आपतन बिंदु। यदि हम इस बिंदु पर एक लंब खींचे, एक लंब, अगर हम एक लंब खींचे तो इसे कहते हैं अभिलंब। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। ये तो हो गए कुछ दर्पण के, जो मतलब जहां परावर्तित होती है उसका फिगर हो गया परावर्तन का। ठीक, इसके नियम देखो। आपतित किरण, ये जो आपकी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। और ये आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ऊपर की ओर अभिलंब है, ये सब एक ही तल पर है, मतलब एक ही ओर है। इस पार तो कुछ नहीं है। ये तो है नहीं कि आपतित किरण यहां से आई, चीड़ फाड़ के यहां निकल गई, नहीं है ना। मतलब यहां पर आई, इस बिंदु पर टकराई और पुनः परावर्तित हो गई। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। तो पहला रूल तो ये हो गया, रूल नंबर 1, रूल 1। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होने का मतलब है दर्पण की एक ही साइड में होते हैं। दूसरा नियम, अब देखो इधर, ये अभिलंब के साथ ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, इसे कहते हैं आपतन कोण आई। इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे आई से लिखा जाता है, इसे कहते हैं आपतन कोण, आई से लिखा जाता है। और ये वाला जो कोण होता है इस तरफ वाला, इसे लिखते हैं स्मॉल आर से, इसे स्मॉल आई से, इसे स्मॉल आर से, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ये जो आपतन कोण आई है, ये परावर्तन कोण आर है, ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब अभिलंब से ये जितने एंगल का ये वाला होगा, उतने ही एंगल का ये वाला होगा। जितने एंगल का ये वाला कोण है, उतने ही एंगल का ये वाला कोण है। अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। रूल नंबर 2 क्या है? रूल 2 है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है।
ये तो रहा प्रकाश का परावर्तन। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रेज कर दूं। अब हम जानेंगे कि दर्पण क्या है। दर्पण मतलब मिरर। मिरर मतलब जिसे कहते हैं शीशा, आईना कहते हैं ना। तो हम जानेंगे दर्पण क्या है। तो दर्पण जो होता है वो कांच का एक टुकड़ा होता है। दर्पण जो होता है वो कांच का एक टुकड़ा होता है। जैसे कोई बड़ी सी कांच की प्लेट है, उसमें से हमें जितने शेप का, जितने साइज का जैसा चाहिए, हम उतना शेप काट लेते हैं, हम उतना टुकड़ा काट लेते हैं। तो ये जो कटा हुआ भाग है इसे कहते हैं दर्पण, शीशा। ये भी कांच के टुकड़े से ही बनाया जाता है शीशा। ठीक, इस शीशा अगर बन गया हमारा, जैसे मान लो एक शीशा है, इसकी साइड में कुछ इस तरह होता है, साइड में कुछ इस तरह होता है। इस तरह मतलब होता है जैसे अगर शीशे को हम, जैसे मान लो एक शीशा है, इस तरफ है, अगर साइड में तो इस तरफ मिलेगा, तो मतलब शीशे की ये साइड होती है, ये जो भाग है शीशे की मोटाई होती है, ठीक, ये चौड़ाई होती है उसकी। तो शीशा जो होता है, दर्पण होता है, वो कांच का एक टुकड़ा होता है, जिसके पिछले पृष्ठ पर या एक पृष्ठ पर पारे की पॉलिश कर दी जाती है। पारे की पॉलिश कर दी जाती है। दर्पण क्या है, मतलब दर्पण जिसे कहते हैं शीशा, आईना, मिरर। दर्पण क्या है ये तो आप जान चुके। इसके एक जो कि मतलब कांच का टुकड़ा होता है, और इसके एक पृष्ठ पर पारे की, जैसे एक कांच का कोई टुकड़ा है, ये साइड में कुछ इस तरह का होता है, ये साइड के सीन है, यहाँ पर कुछ इस तरह होता है ना, बना होता है दर्पण। मोटाई जो होती है उस पर, इसके पीछे वाली जो परत होती है, इसके इस परत पर, इस पृष्ठ पर या दूसरे पृष्ठ पर पारे की पॉलिश कर दी जाती है। पारे की पॉलिश कर दी जाती है। फिर उसके बाद कोई गहरे कलर का पेंट कर दिया जाता है, कोई पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। और दर्पण की जिस तरफ पॉलिश कर दी जाती है, मान लो इस पृष्ठ पर हमने पॉलिश कर दी, ये पीछे वाला भाग जो है पॉलिश किया हुआ तल है, पॉलिश की बोतल है। ये सामने का तल बचा, ये वाला जो तल है, जो जिस बात से मतलब हम अपना चेहरा देखते हैं, सामने से देखते हैं ना, हमारे जैसा एक आदमी दिखाई देता है, तो उस पृष्ठ को ही परावर्तक तल कहते हैं। इसे कहते हैं परावर्तक तल, इसे कहते हैं परावर्तक तल, ठीक। मतलब इसके पिछले भाग पर पॉलिश कर दिया, जो सामने वाला भाग होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं, ठीक। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप समतल दर्पण, फर्स्ट टाइप समतल दर्पण। सेकेंड टाइप गोलीय दर्पण, सेकेंड टाइप गोलीय दर्पण, जिसमें से हमें गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है, क्योंकि समतल दर्पण जो होता है इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ये बात कर रहे हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। जो हम अपने घरों में यूज करते हैं उन्हें समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि ये कोई समतल दर्पण है, और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर मान लो कोई खड़ा है व्यक्ति, इसके जैसा ही व्यक्ति शीशे के उस पार दिखाई देगा। ये कोई शीशा है, तो शीशे के उस पार भी तो एक व्यक्ति दिखाई देता है अपने जैसा, मतलब बिल्कुल वैसा, जस्ट बिल्कुल सीधा उसी तरह का उल्टा चित्र दिखाई देता है। चित्र बिल्कुल सीधा होगा, ऐसा ही होगा, बस लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, मतलब इसमें कुछ विशेष नहीं होता। इसलिए हमें समतल दर्पण नहीं पढ़ना है, हमें गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की इतने पर्याप्त है। अब बात कर रहे हैं हम गोलीय दर्पण की। अब कहे कि गोलीय दर्पण, तो देखो गोली मतलब गोले के तरीके, पहले से इसमें लिखा है गोलीय दर्पण, मतलब गोले के टाइप का होगा। अगर थ्योरी इसकी देखी जाए तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, हमने बताया जब कोई दर्पण होता है तो उसका जिस भाग से परावर्तन होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं या परावर्तक तल कहते हैं। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल गोलीय हो, इस टाइप का हो, यहां से परावर्तन हो, यहां पर पॉलिश हो,
या फिर इस टाइप का हो, यहाँ पर पॉलिश हो, इस टाइप से परावर्तन, इस साइड से परावर्तन हो, मतलब ये वाला तल जो हो ये परावर्तक तल हो, या फिर ये वाला तल परावर्तक हो। तो इन दर्पणों को कहते हैं गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ, चाहे तो लिख दो डिफिनेशन, वह दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं, या ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय हों, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये तो हो गए गोलीय दर्पण। अरे जैसे आप घर में चम्मच होते हैं ना, स्पून इस टाइप के होते हैं ना, इस टाइप के आगे से इस टाइप के, थोड़ा इस टाइप के होते हैं ना, मेरी आर्ट कम सही है। चम्मच है जो उसका पृष्ठ होता है, ये भीतरी पृष्ठ होता है, ये बाहरी पृष्ठ। अगर अंदर वाले पृष्ठ, ये जो पृष्ठ होता है ये गोलीय होता है, गोले के शेप में होता है, गोले के आकार का होता है। ये तो है गोलीय दर्पण। अब आगे हमें गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है, तो हम गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। मेरे साथ साथ नोट करते जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ये जो गोलीय दर्पण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप अवतल दर्पण, सेकेंड टाइप उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप अवतल दर्पण, सेकेंड टाइप उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण कौन से हैं और अवतल दर्पण कौन से हैं? उत्तल दर्पण कौन से हैं और अवतल दर्पण कौन से हैं? देखो मान लो कोई एक शेप है, गोला है, ठीक, इसका अगर हम ये भाग ले लें, यहां से यहां तक कट कर लें, तो कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये कुछ इस टाइप का मिलेगा, और इसके हम इस तल पर पॉलिश कर दें तो इस शेप को ही, इस तरह बनी आकृति को ही अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। डिफिनेशन लिखे तो मैं लिखा दूं, ऐसे दर्पण जिनका भीतरी पृष्ठ परावर्तक तल हो, ऐसे दर्पण जिनका भीतरी पृष्ठ परावर्तक तल हो और बाहरी उभरा हुआ तल या बाहरी उभरे हुए तल पर पॉलिश की गई हो। क्योंकि देखो ये उभरा हुआ तल है, इस पर पॉलिश है, ये उभरा हुआ तल है, इस पर पॉलिश है, ये अंदर वाला पृष्ठ है, ये अंदर वाला पृष्ठ है, ये परावर्तक है, ये आईना है। इसे कहते हैं अवतल दर्पण। इसे कहते हैं अवतल दर्पण। इसे क्या कहते हैं सर? अवतल दर्पण कहते हैं सर। पहचान गए ना? अब मान लो इसे कोई गोला, फिर से देखो, ये मान लो कोई गोला है, अगर इसका हम ये वाला भाग ले लें, इसका हम अगर ये साइड वाला भाग लें तो कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। इसके हम भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, तब कौन सा दर्पण बनेगा? तब देखो ऐसे दर्पण, तब ऐसे दर्पण जिनके भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश हो, ऐसे दर्पण जिनके भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश हो और उभरा हुआ तल, और ये उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो, उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो पहचान जाओगे ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश हो, भीतर वाला तल परावर्तक हो, और उत्तल दर्पण में भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश हो, उभरा हुआ तल परावर्तक हो, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, तो फिर वो उत्तल दर्पण। अब आगे हम सीखेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं या दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य, दर्पण के बारे में जानकारी, दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य, दर्पण से
संबंधित some important facts related with mirror. Some important fact related with mirror. ठीक, अब हम जानेंगे इसमें हम क्या हो, दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य हैं, हम बताते हैं हम क्या क्या जानेंगे। इसमें संबंध में लिस्ट बना दो, हमें क्या क्या जानना है। हम जानेंगे दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या होता है। सेकंड जानेंगे दर्पण का ध्रुव, सेकंड जानेंगे दर्पण का ध्रुव। थर्ड जानेंगे दर्पण का वक्रता केंद्र। हमें ये सब जानना है, दर्पण से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो हम जाने क्या क्या। दर्पण का द्वारक, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र। थर्ड, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। फोर्थ, दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष। फोकस, दर्पण का फोकस क्या है, फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी और फोकस तल, और फोकस तल। हमें ये जानना है दर्पण से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, हमें ये सब चीजें दर्पण के बारे में जाननी है कि दर्पण का द्वारक क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है, त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण का फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, और फोकस तल क्या है। तो देखें इधर फर्स्ट नंबर, दर्पण का द्वारक। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए दिखाई दे रहा है ना। अवतल दर्पण इस टाइप का होता है, इसके भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है। ये जितना भी भाग है, यहां से लेकर के यहां तक का जितना भी शेप है, ये वाला जितना मतलब परावर्तक पृष्ठ है। तो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ये दर्पण का जो व्यास है यहां से यहां तक का, दर्पण के परावर्तक करने वाला भाग है, जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर सके। परावर्तक करने वाला जो भाग है, जो पार्ट है, उसे ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक करने वाला भाग, यह दर्पण का वह भाग जो प्रकाश किरणों का परावर्तन करता है, या दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को ही, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ को दर्पण का द्वारक कहते हैं। सेकंड, जैसे आपका उत्तल दर्पण है, इसके इस पृष्ठ पर पॉलिश, ये भाग बचा, जिसका जिसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, सॉरी, ये उत्तल दर्पण है, मिस्टेक हो गई, ये उत्तल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये आपका अवतल दर्पण है। तो जो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, इसमें इस तरफ पॉलिश है, इसमें इस तरफ पॉलिश है, इसमें इस तरफ पॉलिश है, ये वाला पृष्ठ प्रकाश किरणों का परावर्तन करेगा, किरणें जाएंगी टकरा के वापस आएंगी। मतलब जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन कर सकते हैं, वही भाग दर्पण का द्वारक कहलाता है, वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक, अब आगे दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण का ध्रुव यहां होता है, यहां, यहां मतलब